हेलो बच्चों, एआईबी फिजिक्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर मोशन ऑफ प्लेनेट एंड सैटेलाइट। उसके कुछ एमसीक्यू हैं जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, ऑप्शन में दिया हुआ है रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। पहला ऑप्शन है रिपल्सन। तो फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो रिपल्सन नहीं होता, वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक अलग फोर्स होता है, तो ये दोनों अलग अलग फोर्स है, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स ये हो नहीं सकता। डी ऑप्शन है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो पाथ पे क्या करे, डिपेंड करे, ठीक है, तो उसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो फोर्स होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड न करे, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसके एग्जांपल अगर देखें तो और भी हैं, जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ मास ऑफ ए बॉडी इज m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देन द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून सरफेस इज। मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, किस कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के सरफेस पे अगर किसी बॉडी का मास m है तो वो मून चंद्रमा के सरफेस पे उसका मास कितना होगा, तो उसका मास जो है 6 टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, m/6। थर्ड है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाई 1% एंड इट्स मास रिमेनिंग द सेम देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस बी। कह रहा है कि अगर अर्थ का रेडियस 1% क्या हो जाए, श्रिंक कर जाए, श्रिंक करने का मतलब क्या हो जाए, सिकुड़ जाए, तो और उसका मास क्या रहे, सेम रहे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे क्या होगा, कि मतलब जी का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला है कह रहा है कि डिक्रीजेस, दूसरा इंक्रीजेस, तीसरा रिमेन कांस्टेंट, और चौथा कह रहा है आइदर ए आर सी। मतलब या डिक्रीज करेगा जी का मान, या इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, या ए और सी दोनों होगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्मॉल जी का मान होता है gm/r²। मान लेते हैं r की वैल्यू 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ r की वैल्यू 100 रखेंगे तो gm/100 का स्क्वायर। 1% श्रिंक किया हुआ है, 1% श्रिंक करने का मतलब ये हुआ कि 99 हो जाएगा। 1% इसका निकालेंगे तो 99 हो जाएगा, तो ये g था, ये g' हो जाएगा, gm/99²। अब यहाँ से क्या करेंगे, g डैश बटा जी कर दिया हमने, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो gm/99 का स्क्वायर, और g नीचे है तो gm/100 का स्क्वायर। अब यहाँ gm से gm कैंसिल हो जाएगा, ये 100 चला जाएगा ऊपर, 100 का स्क्वायर अपन 99 का स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देंगे तो ये कभी भी 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या है, 1 से बड़ी है। अब इसे जी को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जी इधर जाएगा तो ये जी हो जाएगा, और ये जी डैश। मतलब इस समय जो जी डैश है, जो 1% श्रिंक करने के बाद जी डैश आया है, ओरिजिनल जी से क्या है, ये बड़ा है। इसका मतलब कि जब 1% श्रिंक किया रेडियस, तो ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो जी क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ गया, तो इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर का देखिए, कह रहा है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ ए स्टार। एक स्टार है जिसका एंगुलर वेलोसिटी, कह रहा है कि रोटेशन के दौरान एट विच द मैटर स्टार्ट स्केप फ्रॉम इट्स इक्वेटर। मतलब उसके इक्वेटर पे क्या हो रहा है, मास जो है उस स्टार से कुछ मैटर बाहर की तरफ स्केप कर रहे हैं। स्केप करने का मतलब बाहर की जाना, छोड़ जाना, छोड़ना। स्केप का मतलब क्या होता है, स्केप का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। तो इक्वेटर पे कुछ मैटर क्या हो रहा है, स्टार से बाहर जा रहा है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये आपका स्टार है, ठीक है, और ये इसका क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर पे इसकी वेलोसिटी भी है, और कह रहा है कि यहाँ से कुछ मैटर स्केप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मैटर क्या कर रहे हैं, स्केप कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कैसी वेलोसिटी होगी, स्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो स्केप वेलोसिटी होता है रूट में 2gm/r। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू होता है v/r, और ये क्या है, यही v आपका है,
ठीक है। तो ये 1/r भी का मान ये, अब 1/r में ये r अंदर जाएगा रूट के अंदर, तो रूट के अंदर जाएगा तो ये रूट के अंदर जाते ही r² में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, रूट में ये r गया अंदर तो ये हो जाएगा 2gm r² इंटू r, तो ये r² r3। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 5वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, कह रहा है कि चंद्रमा पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है। रीजन क्या है? पहला, इट इज़ क्लोजर टू अर्थ एंड आल्सो इट हैज़ अ इनएक्टिव इनर्ट गैस। ठीक है, चलिए देखते हैं। बी कह रहा है कि इट इज़ टू फार फ्रॉम द सन एंड हैज़ अ वेरी लो प्रेशर इन इट्स आउटर सरफेस, मतलब कि ये सन से बहुत दूर है और इस पर जो है बहुत ही लो प्रेशर है इसके आउटर सरफेस पे। सी कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूलर इज ग्रेटर देन देयर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये भी नहीं होगा। कह रहा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूलर इज लेस देन देयर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से कम होना चाहिए किसकी वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, गैस मॉलिक्यूलर जो गैस मॉलिक्यूल है उसकी एस्केप वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, कम होती है। इस वजह से जो है वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं, अगर ज़्यादा होती तो एटमॉस्फेयर हो जाता वहाँ पे। ठीक है, तो इस ऑप्शन डी इसमें सही है। कह रहा है 6 नंबर की ए मिसाइल इज लॉन्च्ड विथ अ वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन में कह रहा है 0, बी निगेटिव, सी कह रहा है पॉजिटिव, डी कह रहा है ए, फिर फर्स्ट ए देन बी, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों का सम क्या होगा? निगेटिव होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ए सैटेलाइट इज एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल देन। कह रहा है कि ये सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। कह रहा है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं? डबल कर दें, 2 गुना कर दें, तो कह रहा है कि इट विल मेंटेन इट्स पाथ। बी कह रहा है कि इट विल फॉल ऑन द अर्थ, मतलब वो अर्थ पे गिर जाएगा। सी कह रहा है इट विल रोटेट विद द ग्रेट स्पीड, कह रहा है कि ये रोटेट करेगा और हाई स्पीड से क्या करेगा? रोटेट करेगा। डी कह रहा है इट विल स्केप आउट द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये जब काइनेटिक एनर्जी जब हम डबल करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड को, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर चला जाएगा, स्केप कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, केपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन, केपलर सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड है? तो देखिए यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो केपलर सेकेंड लॉ के डेरिवेशन में आपने देखा होगा कि उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है, मतलब उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो केपलर सेकेंड लॉ जो है ये एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे क्या करता है? बेस्ड रहता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 की द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये स्टेटमेंट किसका है? तो आपको पता है ये केपलर के है ना फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ का क्या है? स्टेटमेंट है। ये केपलर सेकेंड लॉ का, इसको हम लोग बोलते हैं एरियल वेलोसिटी लॉ भी बोलते हैं इसको। तो ये केपलर सेकेंड लॉ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज़ अ टोटल एनर्जी इनर देन इट्स पोटेंशियल। कह रहा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट, अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट में, देन उसकी टोटल एनर्जी कितनी है? ई नॉट है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 2E0। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ़ VE is escape velocity, V0 is the orbital velocity of satellite for orbit close to the earth's surface, then these are related by। कह रहा है कि V जो है escape velocity, V0 जो है orbital velocity है सैटेलाइट की, तो और ये कह रहा है कि सैटेलाइट फॉर ए क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के क्लोज है, देन these are related by, मतलब V और VO, मतलब escape velocity और orbital velocity के बीच रिलेशन इसमें क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ये V दिया हुआ है, एस्केप वेलोसिटी, V क्या है यहाँ पे? एस्केप वेलोसिटी, और V0 ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, V होता है रूट में 2GR, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है G और R में, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है J × R। अब क्या करना है? VO अपॉन
वी ई कर लीजिए, वी अपान वी ओ इजकल टू √2 GR अपान √GR। अब यहाँ से √2G ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, वी ई अपान वी ओ इजकल टू √2, यहाँ से वी ई इज इक्वल टू √2V0। ये ऑप्शन आपका होना चाहिए। देखिए इसमें पहला है वी ई इजकल टू रूट में 2V, ये तो होगा नहीं, वी ओ इजकल टू वी, ये भी नहीं होगा, वी इजकल टू √V0 2√V0। यहाँ पे ये V0 क्या होगा, दो ऑप्शन सेम दे दिया है, यहाँ पे ये V0 ये बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाए, दोनों सेम दिया हुआ है। खैर छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2 सैटेलाइट्स A and B ऑफ अर्थ are 4R R respectively. If the speed of satellite A is 3V, the speed of satellite B will be। कह रहा है कि दो सैटेलाइट हैं A और B, ठीक है, और उनका जो रेडियस है, अर्थ से रेडियस है वो 4R और R है, और एक का जो सैटेलाइट A है उसकी वेलोसिटी दी हुई है 3V। कह रहा है कि सैटेलाइट B का स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इसमें दिया हुआ है, पहले ये देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका सैटेलाइट फॉर सैटेलाइट ए, तो ए का रेडियस दिया हुआ है, आर ए लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 4R। ठीक है, और इसमें इसकी वेलोसिटी भी दी हुई है। देखिए कह रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 3V दिया हुआ है। फॉर सैटेलाइट बी, इसके लिए दिया हुआ है रेडियस, इसका दिया हुआ है कैपिटल आर, और इसका जो है वेलोसिटी या स्पीड पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या है भाई, आर्बिटल वेलोसिटी V0 इज इक्वल टू होता है रूट में GM/R, ये होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक अर्थ है ये, और ये क्या है आर्बिट है सैटेलाइट का, तो मान लीजिए यहाँ पे सैटेलाइट है, ये आपका डिस्टेंस R, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फॉर सैटेलाइट ए, तो ये हो जाएगा आपका VA इज इक्वल टू रूट में GM/, और R की जगह पे क्या हो जाएगा 4R, क्योंकि इसके लिए रेडियस दिया हुआ है 4R, और VA का मान दिया हुआ है 3V, तो 3V इज इक्वल टू GM/4R। ये इक्वेशन नंबर 1 फॉर सैटेलाइट बी। वहाँ पे VB इज इक्वल टू रूट में GM, और रेडियस भी दिया हुआ है इसका कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 2, कुछ नहीं करना है, आप फिर डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, है ना, तो ये हो जाएगा VB अपान 3V इज इक्वल टू रूट में GM/R, ये रूट में GM/4R। क्या करिए, रूट यहाँ पे ये रूट हटा के इधर स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा VB², और ये हो जाएगा 3V का स्क्वायर। ये हो जाए, यहाँ से GM कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा ये चला जाएगा ऊपर में, ये बच जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से VB अपान 3V इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा रूट में, तो ये हो जाएगा 2। VB इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 3V, तो ये हो जाएगा 6V। ये वाली बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आप या करो, ऐसे ही कर लो, ऐसे कर लो, ये रूट में 4 बच जाएगा, ये स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, इधर रूट में 4 बच जाएगा, √4 2, और ये आ जाएगा 6V। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर B इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, किसी भी सैटेलाइट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपान 2R। ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, सैटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -GME, मतलब मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन R। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी
अपन पोटेंशियल एनर्जी मार ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा GMEM अपन 2R, और टोटल का माइनस माइनस तो हटा देंगे क्योंकि मार लग गया तो माइनस रहेगा नहीं, GMEM बटा R। देखिए GMEM से GMEM खत्म, R से R खत्म, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, U, इसका माट ये हो जाएगा 1/2। तो इसमें ऑप्शन आपका ये जो सही हो जाएगा। कह रहा है कि escape velocity for a planet is v, its mass increases to 8 times, है ना, and its radius increased by 2 times, then the new escape velocity would be। कह रहा है कि escape velocity किसी भी प्लेनेट के लिए क्या है, v ही है। अगर उसके मास को हम क्या करें 8 टाइम्स जो है 8 टाइम्स इंक्रीज कर दें और रेडियस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, तो जो नया escape velocity आएगा वो क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख लेते। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, escape velocity, ये तो फार्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। escape velocity का जो फार्मूला होता है वो होता है 2gm अपन r, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान सुनिए कि इसमें कह रहा है कि मास को 8 गुना बढ़ा लें और रेडियस को 2 गुना, तो यहाँ पे 2gm के जगह पे लिख लेते हैं 8m, क्लियर है, और r के जगह पे लिख लेंगे 2r। क्वेश्चन में कहा हुआ है, यहाँ से ध्यान दीजिए क्या बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 16gm अपन 2r। यहाँ से केवल जो है आप काम करेंगे तो केवल 8 को ही बाहर कर लेते हैं, 8 × 8, तो यहाँ से 8 बाहर आएगा तो 2√2 हो जाएगा और अंदर बच जाएगा 2gm, और यहाँ से r, यहाँ से 2 रूट से बाहर आएगा तो भी √2 बाहर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, है ना, ये बचेगा 2 और ये √2gm बटा r। ये वैल्यू किसकी है, देखिए ये वाली वैल्यू जो है v की है, मतलब 2ve। जो नया escape velocity आएगा वो पुराने वाले escape velocity की क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक केपलर्स लॉ के 3 लॉ हैं, केपलर्स के 3 लॉ हैं, तीनों में से थर्ड लॉ जो है वो दिया हुआ है, इसमें कहीं एक थर्ड लॉ है जिसको हमें दिखाना है। तो कह रहा है कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3/2, है ना, कह रहा है कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2/3, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, ठीक है। तो आपको पता है कितना होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/3। इसके आगे बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।